हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोलॉजिकल निके के बारे में पढ़ेंगे, यानी पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है। तो पारिस्थितिकी निकेत या जो है, आप लोग जानते हैं कि सभी जंतु जो हैं वो अपने अपने स्पेशल आवास में रहते हैं। यानी कुछ जो जंतु है वो कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहने वाले हैं, कुछ नदियों में रहने वाले हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ अर्बोरियल हैं या एरियल हैं, तो हवा में उड़ने वाले हैं। तो डिफरेंट जंतु जो हैं डिफरेंट आवास में रहते हैं। तो ये आवास ही यानी प्राकृतिक आवास जो है वो ही क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल निके कहलाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल निके क्या चीज़ है। तो इकोलॉजिकल जो निके है वो प्राकृतिक निवास के उस सुरक्षित क्षेत्र को जिसकी पारिस्थितिकी या वातावरणीय कारक किसी जंतु विशेष के लिए गतिशील जीवन यापन करने के लिए उपयुक्त हो, उसे उसका निके कहते हैं या पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। क्या मतलब हुआ? प्राकृतिक निवास के उस सुरक्षित क्षेत्र को जिसकी पारिस्थितिकी वातावरण। अब पारिस्थितिकी वातावरण क्या होता है? पारिस्थितिकी जो है, इकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? इकोलॉजिकल फैक्टर जैसे आपकी लाइट है, हवा है, सॉइल है, धूप है, ये सब चीज़ें क्या है? टेम्परेचर है, सलाइनिटी है, ये सब क्या है? प्राकृतिक फैक्टर हैं, यानी जो पारिस्थितिकी कारक हैं। तो ये सारे पारिस्थितिकी कारक जो है उस आवास में जो रहने वाले जंतु हैं उनके लिए क्या है? फेवरेबल है, यानी उनके लिए, उनको जीवन यापन करने के लिए वो हेल्प कर रहे हों। तो वो आवास जो है क्या कहलाता है? प्राकृतिक जो है निकेत या पारिस्थितिकी निकेत कहलाता है। अब इसको ओडम के अनुसार जो है, ओडम ने जो डिफिनेशन दी है वो क्या दी है? निकेत एक प्रकार का सूक्ष्म निवास या माइक्रो हैबिटेट है। निकेत क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्म निवास है। अब जैसे आप जानते हैं जो शार्क वगैरह हैं, वेल हैं, वो कहाँ रहती हैं? समुद्र में रहती हैं। और लेबियो रोहिता है या वेलेगोअट्टू है या आपका मांगुर है, टेंगर है, ये सब फिशेस कहाँ रहती हैं? फ्रेश वाटर में, नदियों में रहती हैं। तो अगर आप इनको लेबियो रोहिता या फ्रेश वाटर फिशेस को समुद्र में डाल देंगे तो वहाँ पे वो नहीं रह पाएंगे। दोनों तो पानी में रह रही, यानी आवास जो उनका क्या है? पानी है। लेकिन वो पानी भी कैसा है? एक समुद्र का पानी है, एक नदी का पानी है, यानी उनके आवास में है तो पानी में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो जो पारिस्थितिकी कारक है, यानी कारक क्या है? समुद्र का पानी क्या है? जो वो खारा होता है, यानी सलाइनिटी। और जो नदी का पानी है वो कैसा होता है? मीठा होता है या फ्रेश वाटर होता है। तो इनकी जो सलाइनिटी है, सलाइनिटी क्या हो गई? ये पारिस्थितिकी कारक हो गई। तो वो दोनों कारक जो है वहाँ के रहने वाले जंतुओं को उनके जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं? सुविधा देते हैं, यानी वो वहाँ पे रहेंगे तो बहुत अधिक तरीके से फल फूल सकेंगे। इसी तरह की कोई जंतु है, अगर मान लीजिए वो अमेरिका में रह रहा हो वहाँ के जो बियर हैं, वहाँ भालू वहाँ के, उनको यहाँ ले आइए, या वहाँ के हिरन हैं उनको यहाँ ले आइए, तो वो उस आवास में अधिक फल फूल नहीं कर सकेंगे, यानी जनन उनका नहीं हो पाएगा। तो वहाँ का आवास उनके लिए क्या है? फेवरेबल है। तो ये जो प्राकृतिक आवास है वही क्या कहलाता है? स्पेशल, यानी जाति विशेष के लिए स्पेशल होता है। यहाँ भी अगर हिरन है, वहाँ भी हिरन है, वहाँ भी जो वहाँ का भालू है, यहाँ का भालू है, तो वो है तो दोनों एक ही, लेकिन जो जाति विशेष है यानी स्पेशल स्पीसीज़ के लिए उनके आवास जो हैं वो स्पेशल टाइप के होते हैं, यानी सूक्ष्म आवास होता है। यही क्या कहलाता है? प्राकृतिक निकेत कहलाता है या पारिस्थितिकी निकेत कहलाता है। तो ओडम ने इसीलिए इकोलॉजिकल निकेत को क्या कहा? माइक्रो हैबिटेट बोला, यानी सूक्ष्म आवास बताया। अब ये सूक्ष्म आवास जो है, यानी
इकोलॉजिकल निकेत जो है न केवल जाति के लिए या जीवों के लिए भोजन बल्कि भौगोलिक सीमाओं, उनके लिए भोजन ही नहीं बल्कि भौगोलिक सीमाओं, वेस्ट प्रोडक्ट, उनके स्ट्रक्चर व जाति की दूसरी बहुत सी आवश्यकताओं व लक्षणों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जो इकोलॉजिकल निकेत है वो जीवों के न केवल भोजन बल्कि भौगोलिक सीमाओं यानी कहाँ से कहाँ तक वो फैले हैं और वेस्ट प्रोडक्ट या स्ट्रक्चर या जाति की बहुत सी दूसरी आवश्यकताओं के लिए द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। यानी इकोलॉजिकल निकेत आप कैसे जानेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा भी जान सकते हैं। जैसे आपके मान लीजिए जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो क्या कैसे होते हैं, अमीनोटिलिक होते हैं यानी अमोनिया सिक्रीट करते हैं। और जो आपके बर्ड होती हैं, पक्षी होती हैं या आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोकोटिलिक होते हैं यानी यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। और जो आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं जंतु, जितने आपके टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे रहने वाले जंतु हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड यानी यूरिया सिक्रीट करते हैं। तो एक एक्वेटिक एनिमल क्या सिक्रीट कर रहे हैं, अमोनिया यानी जलीय जंतु जो है अमोनिया सिक्रीट करते हैं। और जितने रेप्टाइल हैं या बर्ड्स हैं ये क्या कर रही हैं, यूरिक एसिड। और जितने लैंड पे रहने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके यूरिया कर रहे हैं। तो इनके वेस्ट प्रोडक्ट भी इन्हें बताते हैं, इनकी जाति विशेष को बताते हैं और इनके आवास को बताते हैं कि ये जंतु कहाँ पे रहते हैं, या उनके स्ट्रक्चर को उनके स्ट्रक्चर से देख के बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए उनमें विंग है, पंख है या फिन है, तो फिन होंगी तो यानी वो पानी में तैरने के लिए फिन काम करती हैं। उनके चप्पू जिसे बोलते हैं तो वो एक्वेटिक जंतु होंगे। जिसमें पंख यानी विंग लगे रहेंगे तो पंख होंगे यानी वो एयर में उड़ने के लिए है, उनका आवाज़ क्या है, हवा है, हवा में उड़ते हैं वो। और जिनके आपके फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब है यानी लिम्ब है तो वो क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। यानी लिम्ब है यानी हाथ पैर से वो चलेंगे तो वो क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। तो इस तरह से उनके स्ट्रक्चर को भी देख के उनके आवाज़ का पता लगाया जा सकता है कि अगर पंख वाले हैं तो वो क्या होंगे, अर्बोरियल होंगे। अगर वो आपके इसमें फिन है यानी वो पानी में तैरने के लिए फिन होती है, विंग है यानी पंख है तो वो उड़ने के लिए होंगी। और उसके हाथ पैर हैं यानी लिम्ब है तो वो कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल है। लिम्ब होंगे तो वो टेरेस्ट्रियल होंगे, लैंड के लिए होंगे। तो उनके स्ट्रक्चर से भी देख के उनके आवास का यानी इकोलॉजिकल निकेत का पता चलता है। अब ये निकेत जो है भोजन के आधार पे, उनके आवास के आधार पे डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब सपोज़ करिए कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हर्बीवोरस है या छोटी छोटी घास वगैरह खाते हैं तो वो कहाँ मिलेंगे, लैंड पे मिल जाएंगे। अब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो बड़े बड़े पेड़, जैसे हाथी हैं तो उन्हें छोटी मोटी घास वो नहीं खाएंगे, उन्हें क्या बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियाँ चाहिए, ढेर सारी पत्तियाँ चाहिए, तो वो कहाँ रहेंगे, जंगलों में रहेंगे। तो कुछ ऐसे भी निकेत हैं जिनके उनके टेरिटरी के आधार पे भी ये बटे होते हैं। टेरिटरी माने क्षेत्र विशेष। जैसे मान लीजिए कुछ स्पीसीज़ है, गौरैया की स्पीसीज़ है तो वो एक स्पेशल एरिया में ही वहाँ पे दिखाई देंगी, दूसरे क्षेत्र में वो स्पीसीज़ नहीं दिखाई देंगी, फिर किसी और दूसरे क्षेत्र में वो स्पीसीज़ दिखाई देंगी। तो यानी जाति विशेष, वो वातावरण, वहाँ का वातावरण जो है वो जाति के लिए, उस जाति के लिए क्या होगा, विशेष होगा। यानी वो जाति उसी वातावरण में जनन कर सकती है, बहुत रह सकती है आसानी से। तो वो जाति विशेष तौर पे वो वातावरण बटा होता है। तो इस आधार पे जो है आवास के, ट्रॉफिक के, या कभी कभी ऐसा होता है कि कई जातियों का जो फूड है वो एक ही होता है। कई जंतु जो हैं वो एक ही फूड को खाते हैं तो उनमें बहुत सारी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने पड़ता है। तो इस आधार पे भी जो इकोलॉजिकल निकेत है वो डिफरेंट टाइप के बांटे गए हैं।
तो इकोलॉजिकल निकेत जो है उन्हें 3 समूहों में बांटा जाता है, यानी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, स्थानीय यानी स्पेशियल या हैबिटाट निकेत। हैबिटाट निकेत या स्थानीय निकेत यानी उनके जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र के वितरण के आधार पे उन्हें बांटा गया है। तो ये ऐसा प्राकृतिक निवास के किसी इकाई क्षेत्र को, यानी जो उनका जो प्राकृतिक निवास है उनके किसी इकाई क्षेत्र को, किसी एक स्पेशल एरिया को जाति विशेष का वितरण क्षेत्र या हैबिटाट निकेत कहते हैं। अब सपोज करिए ये कोई एरिया है, घास का मैदान है, सपोज़ करिए ये घास का मैदान है। अब यहाँ घास के मैदान में यहाँ पे क्या है, इस कॉर्नर पे बहुत सारे टिड्डे पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टिड्डे मिल रहे हैं और इस कॉर्नर पे बहुत सारी बटरफ्लाई मिल रही हैं। तो इस कॉर्नर पे बहुत सारी बटरफ्लाई मिल रही हैं, इस कॉर्नर पे क्या है, बहुत सारे इंसेक्ट मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इनका जो है हैबिटाट निकेत, यानी है तो लैंड में ही ये पाई जा रही हैं सब, यानी मैदान में ही ये भी बटरफ्लाई भी मिल रही है और क्या मिल रहे हैं, जो टिड्डे हैं वो भी, ग्रास होपर भी मिल रहे हैं। लेकिन ये इस विशेष क्षेत्र पे, यानी इस कॉर्नर में क्या है, सिर्फ टिड्डे ही पाए जा रहे हैं, इसमें बटरफ्लाई इक्का दुक्का मिल रही हैं, यानी उनकी विशेष जो है जनसंख्या नहीं मिल रही है। वो कहाँ मिल रही है, इस कॉर्नर पे मिल रही है। तो ये कॉर्नर जो है किसके लिए विशेष हो गया, बटरफ्लाई के लिए, और ये कॉर्नर किसके लिए विशेष हो गया, ग्रास होपर या टिड्डे के लिए। या और ये सब पूरा क्या है, ये पूरा जो है वो प्राकृतिक इनका निवास है। यानी इस प्राकृतिक निवास में एक स्पेशल एरिया है जिसमें स्पेशल टाइप की जाति पाई जाती है। तो इस तरह का वितरण क्या हो गया, जो है वो क्या हो गया, आपका हैबिटाट निकेत हो गया या स्थानीय निकेत हो गया। अब दूसरा क्या है, पोषण या ट्रॉफिक निकेत। पोषण के आधार पे, तो कभी कभी क्या होता है, 2 या अधिक जातियां एक समान निवास करती हैं, यानी 2 या अधिक जातियां जो है वो एक समान निवास करती हैं, यानी एक ही जगह पे रहती हैं, लेकिन पोषण भिन्नता के कारण इनके निकेत अलग अलग होते हैं। अब जो बटरफ्लाई है, ये जातियां मान लीजिए कि ये ग्रास होपर है और ये बटरफ्लाई है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रास होपर भी है और यहाँ पे ये बटरफ्लाई भी है, ठीक है। इसमें ये ग्रास होपर भी है और यहाँ पे ये बटरफ्लाई भी है, ये बटरफ्लाई भी है। तो दोनों जातियाँ कहाँ हैं, ये इस एरिया में हैं, यानी बीच सेंटर में जो पाई जा रही हैं 2 स्पीसीज़ पाई जा रही हैं। इसमें कुछ और इंसेक्ट भी है, सपोज़ करिए ये इंसेक्ट है, ठीक है, ये इंसेक्ट। तो ये तीनों स्पीसीज़, यानी 3 स्पीसीज़ हो गई, ये इंसेक्ट हो गई, ये बटरफ्लाई हो गई, ये ग्रास होपर हो गए। तीनों स्पीसीज़ कहाँ है, किसी प्राकृतिक आवास यानी लैंड में एक भी सेंटर में वो पाई जा रही, सेंटर में पाई जाए या यहाँ पे पाई जाए, यहाँ कहीं भी सपोज़ करिए कि वो पाई जा रही हैं। लेकिन इनका जो पोषण है वो डिफरेंट है। टिड्डे जो हैं वो क्या खा रहे हैं, छोटे मोटे जो इंसेक्ट हैं, यानी लीफ पे जो इंसेक्ट हैं उनको खा रहे हैं, या क्या खा रहे हैं, जो लीफ हैं उनको खा रहे हैं। लेकिन बटरफ्लाई है वो क्या खा रही है, जो इनके फ्लावर हो रहे हैं उन फ्लावर के रस को वो खा रही है। यानी जो प्लांट है उस प्लांट के लीफ पे क्या है, ये ग्रास होपर है यानी टिड्डे हैं, और उन पे जो छोटे मोटे जो नीचे घास उग गई है यहाँ पे, उन्हें कौन खा रहे हैं, वो इंसेक्ट खा रहे हैं। और जो उनमें फ्लावर हो रहे हैं प्लांट में, उस फ्लावर के रस को कौन खा रहे, बटरफ्लाई। यानी एक ही प्राकृतिक आवास में 3 तरह के जीव जो हैं वो रह रहे हैं, लेकिन उनका फूड जो है वो डिफरेंट टाइप है। इस वजह से वो तीनों एक साथ रह ले रहे हैं। यानी कोई प्लांट है तो प्लांट की लीफ को जो है वो दूसरा इंसेक्ट खा रहा है, उसके स्टेम को मान लीजिए दूसरा जो है दूसरा जीव खा रहा है, उनके फ्लावर को कोई दूसरा जीव खा रहा है, और उसमें जो फल लगेंगे वो सपोज़ करिए कोई और जीव खा रहा है। यानी एक ही प्लांट में जो पोषण रीति है वो डिफरेंट टाइप के जीव पोषण कर रहे हैं।
यानी उनका जो फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, इसलिए सभी जातियाँ जो हैं वो एक साथ तो रह रही हैं। तो उनका आवास वाला यानी पारिस्थितिकी आवास निकेत या जो है स्थानीय हैबिटाट निकेत तो एक ही रहेगा, लेकिन फूड निकेत जो है यानी ट्रॉफिक निकेत जो है वो डिफरेंट है। यानी कोई रसों को, फूल के रस को, फूल को भोजन के रूप में ले रहा है, कोई पत्तियों को ले रहा है, कोई तने को ले रहा है, तो उनका ट्रॉफिक निकेत जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये था ट्रॉफिक निकेत। अब जो तीसरे टाइप का निकेत है वो क्या है, बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम निकेत। अब हाइपर वॉल्यूम या मल्टी डायरेक्शन निकेत क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल यानी कई दिशाओं में फैला हुआ उनका आवास होता है। तो अलग अलग निकेत का वितरण के उपरांत भी, यानी निकेत को तो बांट दिया गया, उनके हैबिटाट के आधार पे बांटा गया था और पोषण के आधार पे बांटा गया था कि वो अलग अलग तरह के पोषण कर रहे हैं तो वो अलग अलग आवास में रह रहे हैं, और अलग अलग जगह पे स्पेशल एरिया में पाए गए तो हैबिटाट के हिसाब से बांट दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी क्या होता है, विभिन्न जातियों में भोजन, खनिज पदार्थ, धूप, हवा आदि यानी प्राकृतिक जो कारक हैं उनके द्वारा या उनके अतिरिक्त अनेक प्राकृतिक कारकों के लिए संघर्ष जो है बना रहता है या संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, इन्हीं आवश्यक सुविधाओं के लिए दो जातियां एक दूसरे के निकेत में ओवरलैपिंग कर जाती हैं। यानी किसी जाति को वहाँ पे फूड नहीं मिल पा रहा है तो वो जाति क्या आ गई, दूसरे जाति में इंटरफेयर कर दी, उनके टेरिटरी में आ गई तो या ओवरलैपिंग कर गई। तो इन साधनों की जो उपलब्धि का मापन करके निकेत दो समूहों में बांटा गया। यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा साधन है, जैसे फूड बहुत है, आपके वहाँ पे हवा है, पानी है, धूप है, यानी उनके रहने और उनके जनन के लिए अच्छी सुविधा है। तो दूसरी जातियाँ भी वहाँ पे देखती हैं कि यहाँ का मौसम, यहाँ का जलवायु जो है बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे वो आ जाती हैं। तो इनकी सुविधाओं को के आधार पे जो है वो इकोलॉजिकल निकेत को फिर दो सब समूहों में बांटा गया है। तो फिर से दो उप समूहों में बांट दिया गया। वो कौन सा है, फंडामेंटल निकेत और रियलाइज निकेत। अब फंडामेंटल निकेत क्या होता है, फंडामेंटल यानी मूलभूत निकेत। तो फंडामेंटल जो निकेत हैं वो ऐसे निकेत विशेष जाति के लिए पूर्ण सुरक्षित होते हैं, यानी किसी स्पेशल जाति के लिए तो वो सुरक्षित हैं और जो दूसरी जाति है उनके लिए वो सुरक्षित नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल बताएंगे। दूसरा निकेत क्या है, रियलाइज निकेत यानी वास्तविक निकेत जो है। तो ये वास्तविक निकेत जो है वह निकेत है जिसमें रहने वाली जाति को प्राकृतिक कारक यानी क्या है, आपके हवा, पानी, धूप, सलाइनिटी, टेम्परेचर, ये सब क्या है, प्राकृतिक कारक हैं। उनके लिए क्या करना पड़ता है, सुविधाओं, इन प्राकृतिक कारकों की सुविधाओं के लिए स्पर्धा यानी कंपटीशन करना पड़ता है। तो उनको धूप लेने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, उन्हें हवा के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, उन्हें फूड के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो और आप और आसानी से समझ जाएंगे। कह रहा है फंडामेंटल निकेत यानी मूलभूत निकेत वो ऐसे निकेत हैं जो जाति के लिए पूर्ण सुरक्षित होते हैं, किसी विशेष जाति के लिए। अब जो जैसे मान लीजिए मात है, तो पहले मात जो है वाइट कलर के होते थे, उसके बाद वहाँ पे किसी एरिया में बहुत इंडस्ट्रियलाइज एरिया बन गया, वहाँ पे बहुत फैक्ट्रियाँ होने लगी, बहुत धुआं निकलने लगा। तो जब वहाँ पे बहुत धुएं होने लगे तो वहाँ पे जो है मात कैसे हो गए, काले काले होने लगे, यानी प्राकृतिक वातावरण के अनुसार उनमें अनुकूलन उन्होंने कर लिया। तो अब वो मात जो थे वाइट वाले और ब्लैक वाले दोनों एक साथ तो रह रहे थे। तो जो ब्लैक वाले मात थे वो वहाँ पे ज़्यादा जो है जनन करके उनकी ज़्यादा संख्या हो गई, और जो वाइट वाले मात थे वो क्या हो गए, उनकी संख्या कम हो गई। क्यों?
क्योंकि जो वातावरण था उनके सूटेबल था, क्योंकि जो ब्लैक हो गए थे तो दिवालें वहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से धुआं बहुत ज़्यादा चिमनियों से निकलने लगा, फैक्ट्रियों से निकलने लगा। तो वहाँ के जो पेड़ थे, पेड़ के जो स्टेम थे वो क्या हो गए, काले पड़ गए, यानी धुएं से वो ब्लैक ब्लैक से होने लगे। तो उसमें ब्लैक वाले माथ जो थे मौत अपने को छिपा लेते थे, यानी वो छिप जाते थे, उन्हें प्रीडेटर जो है नहीं खा पाते थे। और जो वाइट वाले हैं जब स्टेम पे बैठते थे तो वाइट वाइट वो प्रोमिनेंट हो जाते थे, चमकते थे और उन्हें दूसरा इंसेक्ट खा लेता था। क्योंकि ब्लैक में वाइट उन्हें दिखता था, दूसरा इंसेक्ट आके उसे खा लेता था, तो उनकी जो जनसंख्या थी वो कम हो गई। तो जो फंडामेंटल निकेत यानी प्राकृतिक आवाज़ जो है मूलभूत एक विशेष जाति के लिए जो है वो सूटेबल थी, यानी वो जो धुआं और इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो किसके लिए सूटेबल हो गया, ब्लैक मॉथ के लिए सूटेबल हो गया। और जो वाइट वाले माउथ थे उनके लिए सूटेबल नहीं थे। तो वाइट वाले माउथ को क्या करना पड़ा, वहाँ पे रहने के लिए जो है बचने के लिए अपने कहीं छिपना पड़ा, कहीं उनको और पत्तियों में या स्टेम में घुसना पड़ा, यानी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो इसी तरह और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ऐसे निकेत यानी जो रियलाइज निकेत है, वास्तविक निकेत तो हैं, लेकिन वह वास्तविक निकेत में रहने वाली जो जाति है वो प्राकृतिक कारक या सुविधाओं के लिए स्पर्धा करनी पड़ती। यानी सपोज़ करिए कोई जंतु है, उनका फूड जो है एक ही है, यानी कोई जो है कार्निवोरस मान लीजिए जंतु है, तो वो सब जो है एक ही फूड को खा रहे हैं, इंसेक्ट को वो भी खा रहे हैं। अब जैसे मेढक है, सांप है, तो वो इंसेक्ट को खा रहा है, या आउल है वो भी इंसेक्ट को खा रहे हैं। तो उनमें कई स्पीसीज़ एक ही फूड को खा रही है, तो उनमें एक स्पीसीज़ जो है उसके लिए तो वो वातावरण सूटेबल है, लेकिन दूसरे के लिए वो वातावरण सूटेबल नहीं है। यानी फूड के लिए उसमें क्या करना पड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। तो जो निकेत है वो मूलभूत निकेत एक स्पेशल जाति के लिए तो बहुत अधिक सुविधा देगी, स्पेशल जाति वहाँ पे फंडामेंटल निकेत में सुरक्षित रहेगी। लेकिन रियलाइज निकेत क्या है, वास्तविक निकेत तो होगी जिसमें रहने वाली जाति जो है वो उसे क्या करना पड़ेगा, पारिस्थितिकी कारकों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो ये था निकेत, यानी प्राकृतिक आवास में वो सूक्ष्म आवास, यानी वो स्पेशल उनका आवास जहाँ पे वो जाति जो है अपने सुविधा अनुसार अधिक फल फूल सके, यानी वो जनन कर सके, वृद्धि कर सके और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। तो इकोलॉजिकल जो निकेत है वो किसी जाति विशेष को या जातियों को उनके पारिस्थितिकी कारक में जीवन यापन करने के लिए हेल्प करती हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उनमें जनन करने के लिए सारी सुविधा प्रदान करती है। तो ये था इकोलॉजिकल निकेत। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोलॉजिकल फैक्टर को डिस्कस कर लेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।